हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। तो ट्राइमेस्टर्स के बारे में तो मैंने क्लैरिफाई कर ही दिया था अपने लास्ट वीडियो में। तो आज हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या साइंस सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या मेडिकल कंडीशंस रहती हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स रहते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या मिथ्स रहते हैं। तो चलिए पहले हम साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जो आपको फ़ील होगा, आपका जो नौशिया है, जैसे लाइक मॉर्निंग सिकनेस जो था वो बहुत ज़्यादा आपको उससे रिलीफ और रिलैक्स्ड फील होगा। आप मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको नौशिया जो है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी फ़ील होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। मतलब ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट ट्राइमेस्टर माना जाता है। इसमें आपके एनर्जी लेवल्स वापस आ जाते हैं, आपको बहुत रिजुविनेटेड फील होने लगता है, फिर से एनर्जी लेवल हाई हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेमेस्टर्स। तो ये सबसे बेस्ट सेमेस्टर होता है। देन सेकेंड है कि अब आपके जो मिसकैरेज के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब सबसे ज़्यादा मिसकैरेज के चांसेस आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रहते हैं। अभी जैसे जैसे आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आप अपने रिलेटिव्स को, नियर एंड डियर वंस को अभी आप अपने प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज कर सकते हो। लाइक पहले माना जाता था कि बहुत अर्ली स्टेज में हम प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। द रीज़न बीइंग कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो चांसेस बहुत 80 to 90% आपके चांसेस जो रहते हैं अप्रॉक्स, वो रिड्यूस हो जाते हैं। देन कैलोरी इंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो इस ट्राइमेस्टर में एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल रूटीन आपको 300 to 350 कैलोरीज आपको बस ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 300 to 350 कितना होगा? अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर। तो बस आपको उतनी ही कैलोरीज आपको एडिशनल ज़रूरत पड़ेगी इस ट्राइमेस्टर में। देन फिर क्या होता है कि अब इस ट्राइमेस्टर में आपका बेबी बम जो है वो शो करने लगेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी शो नहीं करता था, और अगर आप थोड़े हेवियर साइड पे हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक जाते जाते लाइक 6th मंथ से आपका बेबी बम जो है वो ज़्यादा शो करने लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आप थोड़े लीन एंड थिन हैं तो आपको आफ्टर 3 मंथ्स आपका बेबी बम जो है, स्लाइड बेबी बम जो है वो आपका दिखने लगेगा। फिर हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स के जो इश्यूज़ हैं वो तो इस ट्राइमेस्टर से फर्दर ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी वो इशू आपका बढ़ेगा ही। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि डिनर जो है आप वो सोने जाने से कम 1.5 घंटा पहले आप डिनर कर लें। 3 बिग मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो हैवी मील्स हैं उसके बदले जो है स्मॉल मील्स लीजिए। आप थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन में 5 बार कम से कम थोड़ा खाइए। एक साथ बहुत ज़्यादा अपने टमी को आप फुल मत कर लीजिए। स्पाइसी और गैसी फूड्स आप अवॉइड कीजिए। आपके एसिड रिफ्लेक्स या फिर हार्ट बर्न्स को आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो। फिर जो साइंस रहेंगे वो आपका एब्डोमेन में जो हेवीनेस है वो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ते जाएगी, आपका यूट्रस का जो वेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जाएगा। तो एब्डोमेन में आपको जो हेवीनेस है वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी वो हेवीनेस जो है वो इंक्रीज़ ही होता रहेगा। देन उसके बाद जो है आपके जो नेल्स हैं और हेयर्स हैं वो भी बहुत जल्दी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हार्मोन्स के वजह से आपका हेयर फॉल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। आपके बाल बहुत घने और बहुत जल्दी लंबे होने लगेंगे। तो इस टाइम में जो है आपके बाल बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। देन बहुत सारे लेडीज़ को ब्लीडिंग गम्स के भी इश्यूज़ होते हैं। मतलब मुझे नहीं हुए थे ब्लीडिंग गम्स के इश्यूज़, लेकिन बहुत सारे लेडीज़ को ब्लीडिंग गम्स के भी इश्यूज़ होते हैं। मेरे साथ जनरली क्या हुआ था, बहुत बार मुझे ही थोड़े गम्स में थोड़ा सॉफ्टन गम्स लगता था। बहुत मुझे सुबह उठने पे बहुत ज़्यादा गम्स अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने हमेशा शुरू से दंत कांति से ही ब्रश किया है, जिससे मुझे ऐसा लगा कि वो टूथपेस्ट बहुत ही अच्छा है। आप उसे अगर आपको फिर भी ब्लीडिंग गम्स के अगर आप इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप दंत कांति को ट्राई कर सकते हैं। मेरे साथ तो अभी
उस टूथपेस्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, तो गो फॉर इट। देन उसके बाद है कि आप अपने जो हील्स हैं उसको आप प्लीज़ अभी पहनना बंद कर दीजिए। आपका बॉडी वेट इंक्रीज़ होगा, हाँ, तो क्या रहता है, गिरने के चांसेस रहते हैं, टपल होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको हील्स पहनने का है तो आप प्लेटफॉर्म हील्स पहनिए, तो उससे क्या रहेगा, बॉडी वेट भी थोड़ा सा इवन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और गिरने के चांसेस कम रहेंगे। और सबसे बेस्ट है कि अगर आप फ्लैट्स पहनेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। देन ये ट्राइमेस्टर जो है सबसे बेस्ट है कि आप अपना बेबी मून प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और जो इवन जो एयरलाइंस रहती हैं वो भी आपको परमिट करती हैं फ्लाई करने के लिए। लेकिन एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर में से पहले ही आप प्लान कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, वो भी चेक कर लीजिए। लेकिन ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि एक बार बेबी हो जाएगा तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो बेटर है कि आप एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं इस ट्राइमेस्टर में। देन फिर क्या रहता है कि जो भी पेंटिंग आप जैसे घर में अगर पेंटिंग वेंटिंग का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको अभी प्लान मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। फ्रेशली पेंटेड एरियाज़ से एक्सपोजर जो है उधर जाना जो है आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्पेशली जो पेंट रहते हैं जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीओसी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे पेंट्स को तो स्पेशली आप अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए और सरफेस से भी आप दूर रहिए, क्योंकि वो पेंट्स की वजह से बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स और ग्रोथ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसको आप पेंटिंग को आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। देन फिर नेक्स्ट जो सिम्टम्स रहेंगे वो आपका वेट गेन रहेगा। आपका अब वेट गेन बहुत जल्दी मतलब रैपिडली आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइडियल सिचुएशन है कि हर एक महीना आपका 1 से 2 किलो वज़न बढ़े, तो वही अच्छा है, दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन। बाकी उससे ज़्यादा अगर होता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकती हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर सकती हैं बेस्ड ऑन योर प्री प्रेगनेंसी वेट एंड अभी तक जितना टोटल इंक्रीज़ हुआ है उस बेसिस पे वो ज़्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं। देन फिर कितने बार होता है कि आप जैसे स्ट्रेट आप बैठे रहती हैं तो आपको पेट में थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन में आपको थोड़ा सा दर्द होगा, फिर अनकंफर्टेबल सा होता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्रेट बैठे रहती हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा लीन होकर आप पीछे बैठे, क्योंकि क्या होता है कि ग्रोइंग जो यूट्रस जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो करता रहता है वो आपके लोअर रिब केज पे प्रेशर देता है। अभी लोअर रिब केज अभी आपका इधर आता है तो यूट्रस जो है वो प्रेशर देता है, तो उस लोअर रिब केज पे प्रेशर की वजह से आपको एकदम स्ट्रेट बैठना बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर और ज़्यादा जैसे रिब केज जो है आपके यूट्रस पे पुश करेगा, तो दोनों एक दूसरे में पुश करेंगे तो वो बहुत अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन हो जाता है। इसलिए अभी फुल प्रेगनेंसी में आपको सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ा टिल्ट होके बैठे, आप थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट ना बैठे, थोड़ा सा टिल्ट होके बैठे, तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगा। देन नेक्स्ट रहेगा कि आपके शू जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे 0.5/1 साइज़ से, मतलब क्योंकि क्या होता है कि जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो रिलैक्सिंग हार्मोन्स क्या रहते हैं, हमारे पेल्विक एरिया के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, जो कि डिलीवरी में फैसिलिटेट करते हैं, उसकी वजह से रिलैक्सिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब रिलैक्सिंग हार्मोन्स के प्रोड्यूस होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पैर के भी जो लिगामेंट्स रहते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसके वजह से पैर की भी साइज़ जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसलिए आपका जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपका शू साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। और बहुत बार ये भी होता है कि पैर में स्वेलिंग की वजह से, वाटर रिटेंशन की वजह से, ये इस सब की वजह से भी आपके शू साइज़ इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर स्वेलिंग दिख रही है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। देन सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया था वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होता है। तो बहुत बार मतलब आपको
मुझे तो कंटिन्यूस लगता था कि थोड़ा मुझे सांस लेने में दिक्कत होते रहती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का रीज़न होता है कि आपका जैसे से यूट्रस एक्सपैंड होता है वो आपके डायफ्राम को प्रेस करेगा। तो डायफ्राम को प्रेस करने की वजह से क्या होता है, जो लंग्स के पास पूरा स्पेस नहीं रहता है प्रॉपर एक्सपैंड होने के लिए। मतलब डायफ्राम अगर लेमन लैंग्वेज में समझेंगे तो डायफ्राम के अंदर लंग्स है। अगर डायफ्राम कंप्रेस होगा यूट्रस के साइज़ बढ़ने की वजह से, तो लंग्स को प्रॉपर, जैसे आप सांस लेंगे तो पूरा एक्सपैंड होने का स्पेस ही नहीं रहेगा। तो उसके वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू होता है। तो इस चीज़ में आप क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेटेड आप रूम में सोइए तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब सफोकेशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। मैं तो एसी में ही सोती थी। मैं तो पूरे प्रेगनेंसी भर मैं एसी में ही सोई हूँ। मुझे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था। तो प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम में सोइए, क्योंकि कितने बार होता है कि इवन आप विंडो भी ओपन कर देते, फ़ैन भी चालू कर देते, लेकिन हवा नहीं चलती रहती, उसकी वजह से एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। तो प्रॉपर बेटर है कि आप एसी में भी सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप एसी में सो सकते हैं। देन उसके बाद आप थोड़े लूज़ कपड़े पहनिए। तो लूज़ कपड़े पहनने या फिर लूज़ कपड़े पहनने की वजह से क्या होता है, आपको थोड़ा रिलैक्स रहता है, आपकी बॉडी भी रिलैक्स रहती है, और रात को सोते टाइम यू कैन टेक योर ब्रा ऑफ। वो सबसे आइडियल सिचुएशन रहता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप ब्रा निकाल के आप सो सकती हैं, तो आपको ब्रीदिंग में थोड़ा ईजी रहेगा। देन फिर होता है कि आप अपने लेफ़्ट साइड पे सोइए। तो लेफ़्ट साइड पे सोने का 2-3 एडवांटेज जो मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि अभी पूरे प्रेगनेंसी भर आपके जो डॉक्टर है वो आपको लेफ़्ट साइड ही सोने के लिए बोलेंगी। लेफ़्ट साइड सोने पे क्या होता है कि जैसे आप बैक पे अगर सोती हैं तो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एक नर्व होता है जो वेना केवा करके उस नर्व को बोलते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल रन होता है। तो वो मेजर वेन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन करता है आपके हार्ट से आपके लोअर बॉडी में, आपके बेबी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने, ऑक्सीजन सर्कुलेशन में वो बहुत मेजर वेन होता है। तो अब जब आप बैक पे सोती हैं तो वो वेन जो है वो कंप्रेस होता है। उसके वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है इंटरप्ट होता है। तो जिसके वजह से आपको भी इश्यूज़ हो सकती हैं, प्लस आपके बेबी पे भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ठीक से पहुंचेंगे नहीं, जिसकी वजह से बेबी के भी ग्रोथ में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए आप लेफ़्ट साइड पे सोइए। लेफ़्ट साइड पे सोने की वजह से वो वेन्स आपका प्रेस नहीं होगा, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा, और आपको नींद भी अच्छी आएगी। बिकॉज़ देन उसके बाद क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि ड्यूरिंग योर सेकेंड ट्राइमेस्टर आपका बेबी इतना डेवलप हो जाता है कि वो आपकी आवाज़, बाहर की आवाज़ को सुन सकता है। तो बेटर है कि आप अच्छी अच्छी म्यूज़िक सुनिए। बहुत सारे लोग इस टाइम में गर्भ संस्कार वीडियोस, ऑडियो सुनते हैं, लाइट सूदिंग म्यूज़िक सुनते हैं, जिसकी वजह से आपका भी पीस ऑफ माइंड रहे और बेबी भी एंजॉय कर सके। अभी पता नहीं वो मेडिकली कितना सही है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बच्चा भी सुन सकता है। देन अभी आपके बच्चे इस ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे जो हैं वो आप जो भी फूड आप खाते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू वो टेस्ट कर सकता है। तो ऐसा स्टडी में पाया गया है कि जो भी होने वाली माँ ने अगर वेराइटीज़ ऑफ फूड्स अगर खाए हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उनका बच्चा बहुत अच्छा ईटर होता है। मतलब वो सारी चीज़ें खाता है और उसको खाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। तो ये स्टडीज़ हैं। अब ये मेडिकली कितना करेक्ट है दैट आई डोंट नो, बट ये स्टडीज़ में ये चीज़ें पाई गई हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर हम अभी बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो 3 इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन या मेजर इवेंट्स करके आप बोल सकते हो उसके बारे में। सबसे पहला इवेंट होता है कि आपको आपके सप्लीमेंट्स लेने हैं। लाइक इस ट्राइमेस्टर में, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको फॉलिक एसिड लेना था, तो इस ट्राइमेस्टर में डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम और वाइटामिन्स के इंटेक्स और सप्लीमेंट्स के लिए बोलेगी। अभी बहुत सारे लोग हैं जो मैंने सुना है कि और देखा भी था वीडियो में कि उन लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं, ना तो हम सोनोग्राफी कराएंगे, ना तो हम
सप्लीमेंट्स लेंगे, हम सब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही हम प्रेगनेंसी को बढ़ाएंगे, देन फिर देखते हैं आगे क्या होगा करके, हम नहीं लेंगे करके हम नेचुरल प्रोसेस फॉलो करेंगे। बट क्या होता है, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पहले का ज़माना कुछ और था, लाइक हमारे मम्मी के टाइम का, नानी के टाइम का, उस टाइम का ज़माना कुछ और था। क्योंकि क्या होता है, उस टाइम में सब कुछ प्योर था, लाइक आपके फूड में मिलावटें नहीं थी, सब कुछ बहुत नेचुरल था। बट आजकल आप देखोगे तो चावल तक नकली बनने लगे हैं, इवन कॉलीफ्लावर भी नकली बनने लगा है। तो अभी पता नहीं कि आप कौन से नेचुरल सप्लीमेंट्स पे आप बिलीव कर सकते हो, कौन से नेचुरल सप्लीमेंट्स पे आप बिलीव नहीं कर सकते हो। और एक होने वाली मॉम के नाते आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप एक हेल्दी बेबी को जान दे। मतलब ऐसा ना हो कि आपके कुछ भी नेग्लिजेंस के वजह से आपके बेबी पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। तो आजकल क्या होता है कि सब मिलावटों की चीज़ खाने की वजह से आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सप्लीमेंट्स आपके बेबी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है। तो मेरे तरफ से ये मैं तो यही रेकमेंड करूँगी कि डॉक्टर ने जो भी आपको सप्लीमेंट दिया है, आप प्लीज़ उसको रेगुलर बेसिस पे विदाउट एनी फेल लें, ताकि बेबी में कुछ इश्यूज़ ना हो। क्योंकि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज़ हुए, तो वो ज़िंदगी भर उस इश्यूज़ को कैरी करेगा एंड यू विल बी द कल्प्रिट फॉर दैट। तो आप प्लीज़ अपने सप्लीमेंट्स को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, उसको रेगुलर बेसिस पे लें। देन सेकेंड जो है माइलस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, वो होता है बेबी का मूवमेंट फील होना। तो बेबी का मूवमेंट बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट टाइम जब आप अपने बेबी का मूवमेंट फील करती हैं। वो जनरली 16 टू 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में आपको फील होता है। और अगर जो फर्स्ट टाइम मदर्स रहती हैं तो उनको 2 to 4 वीक्स थोड़ा लेट भी फील हो सकता है, मतलब उनको बाय 24th 25th वीक भी फील हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो फर्स्ट टाइम जो मूवमेंट मुझे फ़ील हुआ था, मुझे एक गैस बबल्स के जैसे फ़ील हुआ था। ऐसा लग रहा था गैस का बबल है पेट में जो इधर उधर घूम रहा है। तो दैट वाज क्वाइट अ डिफरेंट फीलिंग। और फिर थोड़े दिन के बाद मुझे लग रहा था कि कुछ फ्लटर हो रहा है, मतलब बटरफ्लाई जैसा मुझे फील हो रहा था। तो जैसे जैसे आपका बेबी बढ़ते जाता है, वो फीलिंग्स और वो मूवमेंट्स बिल्कुल चेंज होते रहती हैं। तो फिर सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने जैसे जैसे बेबी बढ़ते जाएगा, आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स पे बहुत मॉनिटर करना है। लाइक डॉक्टर आपको लेटेस्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में डॉक्टर आपको बेबी के किक्स को मॉनिटर करने के लिए आपको बोलेगा। किक्स या कोई भी टाइप का मूवमेंट, मतलब रेगुलर मूवमेंट आपके बेबी का होना चाहिए। अगर 24 आवर्स में कुछ भी अगर मूवमेंट बेबी का नहीं हुआ है, मतलब आपको एक बार मूवमेंट फील होने लगे बेबी का, देन उसके बाद अगर कभी किसी ऐसा दिन आपको लगे कि नहीं 24 आवर्स हो गए हैं, बेबी का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 24 आवर्स क्या, आपको 10 घंटे 12 घंटे ही वेट कीजिए, उसके बाद भी अगर बेबी का मूवमेंट अगर आपको फील नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन बीइंग अ मदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेबी के हिकअप्स और बेबी के किक्स के बीच में। ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप हिकअप्स को काउंट कर रही हैं एज अ बेबी का मूवमेंट, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिकअप्स क्या रहेगा, थोड़े टाइम के लिए रहता है और रेगुलर आपको किक जैसा फील होगा, रेगुलर इंटरवल पे हिकअप्स आएगा। लेकिन किक क्या रहता है, बहुत इरेगुलर इंटरवल रहता है। और हिकअप्स क्या रहता है, एक ही प्लेस पे आपको फील होगा। लेकिन किक्स क्या, थोड़ा आपको एक प्लेस पे भी फील हो सकता है, थोड़े डिफरेंट प्लेसेस पे, या फिर मूवमेंट्स थोड़े डिफरेंट प्लेसेस पे आपको स्टमक एब्डोमेन में फील हो सकता है। तो दोनों के बीच डिफरेंस पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन थर्ड मेजर माइलस्टोन होता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन सॉरी हाँ, तो वो क्या होता है, वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इरेगुलर इंटरवल पे, जिसके बेसिस पे जो आपकी बॉडी है वो आपको लेबर के लिए प्रिपेयर करती है। तो क्या रहता है, आपको कभी लगेगा कि आपका जो एब्डोमेन है वो एकदम ज़्यादा टाइट हो गया है, एकदम ज़्यादा टाइट, आप टच करेंगे तो थोड़ा एकदम हार्ड एकदम हार्ड लगेगा। तो वो
फिर उसके बाद एकदम फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये इरेगुलर इंटरवल्स पे जो ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये इसके माध्यम से जो बॉडी है वो रेडी करती है आपको लेबर के लिए। लेकिन अगर ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस आपको आपकी इंटेंसिटी अगर कॉन्ट्रैक्शंस की बढ़ने लगे और रेगुलर इंटरवल्स पे ये कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे, तो आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, बिकॉज वो आपका साइन हो सकता है प्री टर्म लेबर का। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं आनी चाहिए और उसकी इंटेंसिटी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर इरेगुलर बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शंस हैं विथ लो इंटेंसिटी और इंटेंसिटी अगर नहीं बढ़ रही है तो देन इट्स फाइन, तो फिर कोई घबराने की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या मेडिकल कंडीशंस और मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं आपको ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो मेरे प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको प्रीक्लैम्शिया और डायबिटीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी क्लैरिफाई आपको कर दिया था। आप उन दोनों के बारे में जानने के लिए आप मेरा प्लीज़ वो प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग पार्ट 2 वीडियो आप देखें तो आपको सब क्लैरिफाई हो जाएगा। देन थर्ड इज़ द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए आप फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक रेगुलर बेसिस पे लें और अपने डाइटरी जो फाइबर्स इनटेक हैं वो भी आप फाइबर इनटेक को इंक्रीज़ करें, तो उससे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है आपका कम हो सकता है। देन फोर्थ होता है राउंड लेगामेंट पेन। राउंड लेगामेंट क्या होता है? वो लेगामेंट्स होते हैं जो आपके यूट्रस को अपराइट पोजीशन पे होल्ड करके, स्ट्रेच करके और स्टेबल करके रखते हैं। अभी यूट्रस के साइज़ के बढ़ने की वजह से वो लेगामेंट्स में स्ट्रेच हो सकता है, जिसके वजह से वो पेन होता है। वो मुझे जैसे हुआ था मेरी प्रेगनेंसी में राउंड लेगामेंट पेन, तो वो मुझे क्या होता था, वो मुझे लेफ़्ट साइड पे फील हुआ था। वो आपको लेफ़्ट साइड, राइट साइड या फिर दोनों साइड ऑफ एब्डोमेन में आपको फील हो सकता है। तो मुझे लेफ़्ट साइड पे फील हुआ था और मुझे वेजाइना से एक पुलिंग सेंसेशन मुझे फ़ील होता था। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मैं स्ट्रेट चल भी नहीं पाती थी। तो मैंने अपने सिम्टम्स को बहुत अच्छे से नोटिस किया। देन मैंने अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप पे भेजा मेरे सारे सिम्टम्स और उसने मुझे दवाई सजेस्ट किया था और उसने मुझे बोला था कि ये दवाई 5 दिन तक कंटिन्यूसली लो, फिर उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो देन मैं उनसे जाके पर्सनली मिलूँ। तो मैंने वो मेडिसिन 3 डेज़ ही ली थी, तो मुझे काफ़ी रिलीफ़ हो गया था। तो अपने सिम्टम्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टूड कीजिए, अपने डॉक्टर को उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, देन फिर वो मेडिकेशन जो सजेस्ट करेंगी वो आप लीजिए। देन अगर आप मेडिकेशन नहीं लेना चाहती हैं या फिर पेन उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो आप थोड़ा जो डॉक्टर्स ने अगर एक्सरसाइज अगर सजेस्ट किया है तो आप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, फिर कोल्ड कंप्रेशन कर सकती हैं, देन हीट थेरेपी ले सकती हैं, फिर रेस्ट से भी अगर ठीक हो जाए, अगर थोड़ा लोअर इंटेंसिटी का रहे तो आप थोड़ा रेस्ट लेने की कोशिश कीजिए, शायद वो ठीक हो जाए। आप बस थोड़ा अपने वेजाइनल एरिया में या फिर लोअर एब्डोमेन एरिया में थोड़ा आप मसाज करने का भी ट्राई कर सकती हैं। तो इसको थोड़ा वर्स अगर ना हो तो बेटर है अवॉइड कीजिए। एकदम सडन उठना, थोड़ा सडन बैक का मूवमेंट, जर्क, ये सब आप इसको अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ा आप अवॉइड कीजिए। सडन उठिए मत, इसलिए आपको अचानक से उठने के लिए, अचानक से टर्न होने के लिए, बैठने के लिए, ये सब के लिए आपको मना किया जाता है। और प्रेगनेंसी में आप सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन रहता है कि आप स्क्वाट करके आप बैठे। मतलब लोग आपको मना करते हैं कि नहीं आप झुको मत, ठीक है, आप मत झुकिए। आप अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेट रख के सिर्फ अपने लेग को बेंड करके आप झुकिए। मैंने तो पूरे प्रेगनेंसी भर यही पॉस्चर अडॉप्ट किया था बेंड डाउन होने का, क्योंकि आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते ना। कभी आपको नीचे से सामान उठाना हो, किचन में कुछ काम हो, कुछ कचरे उठाना हो, तो आपको नीचे झुकना ही पड़ेगा। तो बेटर है आप अपने बॉडी को ऐसे स्ट्रेट रखिए और सिर्फ लेग्स को बेंड कीजिए, तो उससे आपके बेबी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा और आपको भी अनकम्फर्टेबल नहीं होगा। फिफ्थ जो मेडिकल कंडीशन होती है वो पाइल्स या हेमोरॉइड्स का कंडीशन होता है। पाइल्स और हेमोरॉइड्स के सिम्टम्स क्या हैं? लाइक एनस एरिया में आपको इचिंग सा फील होगा, आपको स्टूल पास करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होगा, या फिर आपके स्टूल पास करते टाइम आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। फिर देन
जो एनस के एरिया है उसमें आपको लंप भी फील हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हेमोरॉइड्स और पाइल्स के। इसके रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन का मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। आपको फ्लूइड इनटेक बराबर से लेना है, आपको फाइबर रिच फूड्स खाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन सेकेंड रीज़न होता है पाइल्स का कि जो क्या बोलते हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं, उसके वजह से जो हमारे एनल एरिया के सराउंडिंग जो वेन्स रहते हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो वेन्स जो हैं आपके एनस के स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो उसके वजह से स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और ज़्यादा अगर प्रेशर लगाते हैं तो उसके वजह से ब्लीडिंग भी ऑब्ज़र्व किया गया है। तो वो रिलैक्सिंग हार्मोन भी एक रीज़न होता है आपके पाइल्स और हेमोरॉइड्स का। तो अभी इसके रेमेडीज़ क्या क्या हैं? तो रेमेडीज़ जैसे आप कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए जो रेमेडीज़ हैं वो आप अडॉप्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। लाइक फ्लूइड इनटेक हो गया, फाइबर रिच फूड हो गया, देन फिर स्टूल सॉफ्टनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन होता है, पाउडर होता है, तो आप अपने डॉक्टर, जो भी आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद फिर आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। आपको एनस का जो एरिया है वो आपको ड्राई रखना है। हाँ, और हो सके तो आप पेट्रोलियम जेली लगा लें, तो उससे इचिंग, पेट्रोलियम जेली लगा ले तो उससे इचिंग विचिंग जो रहता है वो प्रिवेंट रहता है। मतलब क्लीन रखिए, पेट्रोलियम जेली लगाइए या नारियल तेल लगाइए, कोकोनट ऑयल ये सब लगाइए, तो फिर वो जो इचिंग है, जलन है, उससे प्रिवेंट हो सकता है। बाकी आप डॉक्टर से, अगर बहुत ज़्यादा आपको ये इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। वो प्रॉपर एग्ज़ामिन करके अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो रहा है तो वो मेडिकल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन सिक्स्थ मेडिकल कंडीशन होता है मेलाज्मा का, या फिर उसको क्लॉज्मा भी बोलते हैं। अभी क्या रहती है, हर एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हर की बॉडी रहती है अलग अलग वे में रिएक्ट करती है। लाइक आप देखेंगे कि किसी किसी को प्रेगनेंसी ग्लो आ जाता है, बहुत ज़्यादा उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको बहुत ग्लो आ जाता है, उनका फेस एकदम निखर जाता है, और किसी किसी को बहुत ज़्यादा पैची हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो ये इस पे नहीं डिपेंड करता है कि अगर आप ग्लो कर रहे हो तो आपको लड़की है, और अगर आप डार्क हो गए तो आपको लड़का है। नहीं, ये तो मिथ है। ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वही रीज़न होता है कि अगर आप डार्क हो रहे हो तो, और या फिर आप ग्लो कर रहे हो तो। और कोई रीज़न नहीं होता कि आपके टमी में लड़का है या लड़की है। ये इररिलेवेंट होता है, इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अभी क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस के वजह से जो मेलानिन होता है वो, उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से मेलाज्मा होता है। मतलब डार्क ब्राउन पैचेस देखेंगे, आपका स्किन बहुत डल हो जाता है, तो वो मेलाज्मा रहता है, जो ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रेगनेंसी कभी कभी रहता है, इवन डिलीवरी के बाद भी 2-3 महीने के बाद ही जाता है, और किसी किसी का जैसे जैसे डिलीवरी एंड होते जाता है तो भी वो चीज़ें कम होते जाती हैं। तो हर एक का जैसे जैसे बॉडी रिएक्ट करता है वैसे वैसे सिम्टम्स अपीयर और डिसअपीयर होते हैं। तो इसका कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, वो आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी का जो प्रेगनेंसी ग्लो हो जाता है वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के वजह से ग्लो होता है। बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ऑयल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से भी वो ग्लो आता है। तो ये ग्लो आना, ये डार्क पैच होना, इसका बहुत ज़्यादा मेडिकली भी रीज़न्स जो है बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश नहीं है। सब अपने अपने एजम्पशंस और अपने अपने रीज़न्स मेडिकल टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट अभी भी ये चीज़ें क्लियरली स्टैब्लिश नहीं है कि क्या रीज़न है आपके डार्क पैचेस मेलाज्मा होने का, या फिर आपके बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी ग्लो का।
तो देन हाँ, अगर आपको मेलाज़्मा के इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप सन को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि सन रेज़ जो हैं ये इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर देंगी। तो वेदर आपको मेलाज़्मा है या नहीं है, या फिर प्रेगनेंसी ग्लो है या नहीं है, तो प्रेगनेंसी में आप बेटर है कि आप सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए, ताकि अगर वो प्रॉब्लम आया है, नहीं आया है, तो भी वो फ्यूचर के लिए भी प्रिवेंट हो सके। मतलब अगर हो सकता है चौथे महीने में आपको मेलाज़्मा के इश्यूज़ नहीं हैं और आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे हैं और धूप पे जा रही हैं, तो पता चला आपको 5th महीने में हो गया, तो वो और ज़्यादा एग्रेवेट हो सकता है। तो आप बेटर है कि शुरू से ही आप सनस्क्रीन आप यूज़ कीजिए तो अच्छा रहेगा। देन 7th कंडीशन होता है यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स है वो मैं बताती हूँ। पहले सिम्टम्स है कि लाइक आपको बहुत अर्ज होगा यूरिनेशन का, जो कि कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो, मतलब अनकंट्रोलेबल अर्ज होगा, जो कि सही नहीं है। देन सेकेंड होगा कि वाइल यूरिनेटिंग आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस आपको फील होगा, पेन फील होगा। देन आपका जो यूरिन है वो क्लाउडी और स्मेली होगा, या फिर यूरिन में ब्लड होगा। तो ये सारे जो साइंस हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के हैं, तो जिसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी साइंस हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको सूटेबल मेडिसिन सजेस्ट करेंगे इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं किया गया तो आपको किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। देन प्री टर्म लेबर भी हो सकता है, तो उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन रेमेडीज़ क्या क्या है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। फर्स्ट रेमेडी है कि आपको वो एरिया क्लीन रखना है, आप वी वॉश रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए। कॉटन और ब्रीदेबल अंडरवेयर आप यूज़ कीजिए। देन बिफोर एंड आफ्टर सेक्स आप पी ज़रूर कीजिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। देन उसके बाद देन 8th इशू होता है वेरिकोस वेन्स का। अभी क्या होगा, वेरिकोस वेन्स जो रहता है वो रेगुलर भी इश्यूज़ रहते हैं। प्रेगनेंसी के बिना भी बहुत सारे लोगों में मेडिकल कंडीशंस पाए जाते हैं, बट वेरिकोस वेन्स अगर प्रेगनेंसी के टाइम में आप में डेवलप हो रहे हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि जो ग्रोइंग जो यूट्रस है वो आपके लोअर बॉडी में प्रेशर क्रिएट करता है। अभी क्या होता है कि हार्ट जो है आपके लोअर बॉडी में ब्लड जो है वो पंप करता है, और लोअर बॉडी जो है वो जो ब्लड है वो वापस हार्ट को भेजता है। अब यूट्रस का जैसे जैसे वेट बढ़ते जा रहा है वो आपके लोअर बॉडी में प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंटरप्ट होता है, और ब्लड जो रहता है वो एक्यूमुलेट होने के वेन्स में चांसेस रहते हैं, तो उसके वजह से भी होता है। देन सेकेंड रीज़न होता है कि जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपके वेन्स को भी रिलैक्स कर देंगे, तो जिसके वजह से वो वेन्स जो है वो प्रोट्रूडिंग हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे, और उसमें ब्लड एक्यूमुलेट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये दो रीज़न्स रहता है, रिलैक्सिंग हार्मोन्स की वजह से और ग्रोइंग यूट्रस के प्रेशर की वजह से। तो अगर आपको ऐसे कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कुछ कुछ होम रेमेडीज़ आप फॉलो कर सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। लाइक बहुत ज़्यादा देर तक आप बैठना आप अवॉइड कीजिए। एक 2 घंटे के सिटिंग के बाद आप उठ जाइए। देन उसके बाद फिर क्रॉस लेग आप बैठना अवॉइड कीजिए। उसके बाद फिर हाई हील्स को पहनना आप अवॉइड कीजिए। और अगर जो थोड़े पैर हैं आपके, वो अगर आप बैठे हुए हैं तो पैर जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट करके किसी स्टूल के सहारे किसी स्टूल पे आप रखिए, तो वो आपके पैर के स्वेलिंग को और ये इशू भी रेक्टिफाई करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। देन उसके बाद फिर टाइट जो लोअर क्लोथ है, लोअर बॉडी में जो क्लोथ्स हैं वो टाइट क्लोथ्स आप अवॉइड कीजिए, जिसके वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंटरप्ट ना हो। देन उसके बाद 9th कंडीशन होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि स्पेशली मुझे हुआ था। कार्पल टनल क्या होता है, ये रिस्ट के रिस्ट के पास जो बोन्स और लिगामेंट्स है एक टनल रहता है, जो कि बोन्स और लिगामेंट्स का बना हुआ टनल रहता है, जो कि आपके वेन्स को कैरी करता है। वो वेन्स जो हैं वही वेन्स आपके ब्लड को कैरी करते हैं फिंगर्स में, तो वो उसको कार्पल टनल बोलते हैं। तो ये सिंड्रोम में आपको क्या होगा कि बहुत टिंगलिंग सा इफ़ेक्ट होता है आपके फिंगर्स पे, बहुत नमनेस सा फील होता है कभी कभी, या फिर पूरे दिन भर बहुत नमनेस सा फील होता है।
तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो बॉडी में जो फ्लूइड रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से जो वेन्स रहते हैं वो कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो रहता है वो इंटरप्ट होता है। तो ये मेन रीज़न होता है। अभी सॉरी, उसके हाँ, उसके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं। तो मुझे तो जब मैंने अपने डॉक्टर को बताया था तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि जस्ट इग्नोर इट, थोड़े बस आपके फिंगर्स ऐसे मूवमेंट हो रहा है ना, तो फिंगर्स के मूवमेंट हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। हाँ, फिंगर्स अगर मूवमेंट नहीं हो तो देन इट इज़ अ रीज़न ऑफ वरी। तो आप क्या है ज़्यादा अगर जैसे आप कीबोर्ड आप यूज़ करती हैं तो बेटर है कि कीबोर्ड को थोड़ा आप नीचे रखिए ताकि आपका जो एल्बो है वो ऊपर रहे, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका थोड़ा इजी रहेगा। तो कीबोर्ड आप नीचे रखिए तो और लेवल पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। देन कोल्ड थेरेपी, योगा, रेगुलर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। देन रात को सोते टाइम आप ध्यान रखिए कि आप अपने हाथ पे नहीं सो रहे हैं। देन लास्ट जो मेडिकल कंडीशन होता है स्वेलिंग का। अभी स्वेलिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है बॉडी में क्या बोलते हैं, सॉल्ट की वजह से फ्लूइड रिटेंशन होना। सबसे इसलिए आपको प्रेगनेंसी में बड़े बुजुर्ग लोग आपको बोलेंगे कि नमक आप कम खाइए ताकि फ्लूइड रिटेंशन का जो इशू रहे वो बहुत मिनिमल रहे या फिर बिल्कुल भी ना रहे। तो स्वेलिंग क्या होता है जनरली, कभी किसी किसी को हाथ में स्वेलिंग होता है, किसी किसी को फीट में स्वेलिंग होता है, पैर में स्वेलिंग होता है, किसी किसी को फेस का स्वेलिंग होता है या किसी किसी को पूरा बॉडी का स्वेलिंग होता है। तो नॉर्मल अगर स्वेलिंग है तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो वो प्रीक्लैम्शिया का साइन भी हो सकता है। फीवर है, हेडेक है तो प्रीक्लैम्शिया का साइन भी हो सकता है। तो आप डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पे जैसे से आपका स्वेलिंग को आप अपना मॉनिटर कीजिए और रेगुलर बेसिस पे आप अपने डॉक्टर से जो है वो इंटरेक्ट आप करते रहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। जैसे जैसे आपकी स्वेलिंग बढ़ती जाएगी बेटर है कि आप अपने सारे रिंग्स उतार के रख दें, क्योंकि क्या रहेगा जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ती जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी एकदम अंगूठी एकदम फंस जाएगी तो वो निकलेगी भी नहीं। तो बेटर है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आप अपने रिंग्स उतार के रख दीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन इस स्वेलिंग को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना सॉल्ट इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा, बहुत मिनिमम। आप बहुत कम सॉल्ट वाले फूड खाइए तो वो इजी रहेगा। देन रेगुलर एक्सरसाइज आप कीजिए। आपको एक्सरसाइज वही एक्सरसाइजेस करने हैं जो आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगी, क्योंकि आपके मेडिकल कंडीशंस, आपके हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से ही आपको और आपके प्रेगनेंसी कंडीशंस के हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज सजेस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद फिर ज़्यादा पानी पीजिए ताकि जो सोडियम है आपके बॉडी में उसको फ्लश आउट किया जा सके। ऐसे फूड खाइए जिसके पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, लाइक एवोकाडो हो गया, बनाना हो गया, ताकि बॉडी से जो सॉल्ट है वो फ्लश आउट हो सके। देन डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब किया है उसको आप रेगुलर बेसिस पे आप लीजिए। तो ये सारे मेडिकल कंडीशंस थे जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो सकते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं ये सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए। देन अभी बात कर लेते हैं मिथ्स का। तो सबसे पहले मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको 2 लोगों के लिए नहीं खाना है, ठीक है। तो आपको हेल्दी खाना है, 300 to 350 कैलोरीज ही एडिशनल आपको चाहिए। तो हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए ताकि आपको सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलते रहे। लेस फैट को कंज्यूम कीजिए, ठीक है। देन सेकेंड मिथ होता है कि अगर आप ग्लो कर रही हैं तो आपको लड़की है, और अगर आप ग्लो कर रही हैं तो आपको लड़का है, और अगर आप ग्लो नहीं कर रही हैं तो आपको लड़की है। तो ऐसा ये बिल्कुल भी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका ग्लो करना आपके बेबी के जेंडर को डिटरमाइन बिल्कुल भी नहीं करता है। देन उसके बाद फिर आयरन के टैबलेट्स खाने से बच्चा काला होता है या फिर केसर खाने से आपका बच्चा गोरा होता है। तो आयरन और केसर से कुछ भी बच्चे के स्किन टोन पे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ये सब जेनेटिक होता है। तो ये सारे कुछ मिथ्स थे। फिर भी आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ भी इशू हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and you are going to be a great mom. Okay, bye, good night.